आज मैं आपको अमेरिका के उस गैंग की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिन्होंने अपने हाथ की जादूगरी का इस्तेमाल करके पूरे अमेरिका के कई कसीनो को लूटा। हालांकि कसीनो फ्रॉड के इतिहास में कोई भी शख्स ज्यादा दिनों तक कसीनो के साथ फ्रॉड नहीं कर पाया और हमेशा पकड़ा गया, मगर ये वो गैंग था जो 5 सालों तक अपने हाथ की सफाई का इस्तेमाल करके कसीनो को लूटता रहा और लगभग $7 मिलियन यानी 58 करोड़ कमाए। इस गैंग ने हर बार इन फ्रॉड्स को इतनी सफाई से अंजाम दिया कि हर टेबल पर लगे कैमरे और ट्रेंड कसीनो स्टाफ भी इसे नहीं पकड़ पाए। और इसके पीछे की वजह जब लोगों के सामने आई, तब लोगों को इस गैंग की काबिलियत और पहुंच का अंदाजा हुआ, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो आखिर कौन था इस गैंग का मास्टरमाइंड जिसने दुनिया की सबसे शातिर और चालाक गैंग बनाई? और वैसा कौन सा तरीका था जिसकी वजह से वो बहुत हाई सिक्योरिटी वाले 29 कसीनो को लूटने में कामयाब हो गए? ये अपने आप में बहुत हैरत अंगेज और अविश्वसनीय है। कहानी शुरू होती है सन 2002 में, जहां सैन डिएगो शहर में जिक नाम का एक कसीनो हुआ करता था। ये एक बहुत बिजी और एक्टिव कसीनो था जहां हर वक्त गैम्बलिंग करने वालों की भीड़ लगी रहती थी। और इसी कसीनो में काम करता था फुंग ट्रंग, जो एक बहुत ही चालाक शख्स था और इस पूरी रॉबरी का मास्टरमाइंड भी। ट्रंग इस कसीनो में ब्लैक जैक गेम की टेबल पर बतौर डीलर काम करता था, जिसका काम था गैम्बलिंग करने आए प्लेयर्स के लिए कार्ड्स शफल करना। ट्रंग एक बहुत ही एक्सपीरियंस डीलर था जिसको कार्ड शफल करने में बहुत महारत हासिल थी, और साथ ही साथ वो कसीनो में खेले जाने वाले हर गेम के बारे में बहुत अच्छी तरह जानता था, जिसकी वजह से वो अक्सर हर टेबल पर कस्टमर्स को हैंडल और एंटरटेन करता था। क्योंकि ट्रंग वोज लोगों को गैम्बलिंग में हजारों लाखों डॉलर्स हारते और जीतते देखता था, इसलिए उसके दिमाग में हर वक्त ये बात घूमने लगी कि वो इस गेम का माहिर होने के बावजूद भी एक छोटी सी सैलरी पर अपनी जिंदगी गुजार रहा है। और तब उसके दिमाग में कसीनो लूटने का वो अनोखा आइडिया आता है जिसने उसे पूरे अमेरिका का सबसे बड़ा कसीनो रॉबर बना दिया। अपने पहले फ्रॉड की शुरुआत करने के लिए ट्रंग फैसला करता है कि वो टेबल पर गैम्बलिंग करने आए कस्टमर्स के साथ मिलकर इस फ्रॉड को अंजाम देगा। उन कस्टमर्स को कार्ड्स मैनिपुलेट करके चीटिंग से जिताए और उस जीती हुई रकम से कुछ हिस्सा वो कट के तौर पर लेगा। अब सबसे जरूरी समझने वाली बात यह है कि ट्रंग ने कार्ड्स को मैनिपुलेट कैसे किया और चीटिंग कैसे की। ट्रंग अपने हाथ की सफाई का इस्तेमाल करते हुए फॉल्स शफल का इस्तेमाल करता है। फॉल्स शफल वो ट्रिक है जिसमें डीलर कार्ड्स की गड्डी को ऊपर नीचे करके कार्ड्स को मिक्स करता है, मगर ये कार्ड्स इतनी सफाई से शफल किए जाते हैं कि गड्डी में कार्ड्स का एक बड़ा हिस्सा बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहता है जिस ऑर्डर में कसीनो उसे टेबल पर रखता है। कार्ड्स शफल होने के बाद डीलर कार्ड्स की गड्डी को टेबल पर रखता है, जिसके बाद प्लेयर इस बात पर बहुत बारीकी से नजर रखते हैं कि कार्ड्स किस ऑर्डर में बांटे जा रहे हैं। इसी दौरान उन्हें अपनी नज़र और अपनी ऑब्जर्वेशन बहुत तेज रखनी होती है, और चूंकि उन्हें बिना शफल किए हुए कार्ड्स का सीक्वेंस पता होता है, वो कट के आने से पहले ही अपनी बेट्स लगा देते हैं। इस चीटिंग के तरीके को अंजाम देने के लिए बहुत चालाकी और परफेक्ट टाइमिंग की जरूरत पड़ती है, जिसमें कार्ड शफल करने वाले को इतनी सफाई से कार्ड्स ऊपर नीचे करने होते हैं कि किसी को उस पर कोई शक ना हो, और प्लेयर को सही कार्ड आने की परफेक्ट टाइमिंग का इंतजार करना पड़ता है ताकि उससे पहले वो अपनी बेट लगा सकें। ये तो था फॉल्स शफलिंग का वो तरीका जिसमें कार्ड्स को मैनिपुलेट किया जाता है, मगर अब सवाल ये आता है कि प्लेयर्स को ये कैसे पता चलता है कि उनका कार्ड सीक्वेंस कहां से शुरू होने वाला है? जिसका जवाब ये है कि इस अनशफल्ड सीक्वेंस का शुरू होते ही डीलर उस प्लेयर को एक सिग्नल देता है जिसके बारे में सिर्फ प्लेयर और डीलर ही जानते हैं, और फिर वो अपनी बेट्स लगा देता है। इसका साफ मतलब था कि आसपास खड़े लोगों को ये देखने में महज एक नॉर्मल बेटिंग गेम दिखाई देता, जिसमें कार्ड शफल करने वाला डीलर अपना काम कर रहा होता और प्लेयर्स गैम्बलिंग में अपनी किस्मत आजमा रहे होते। मगर वो सभी इस बात से बेखबर थे कि ये एक छलावा है जिसे उनकी आंखें नहीं देख पा रही हैं, और ये डीलर और प्लेयर्स कसीनो के साथ फ्रॉड करके उसे लूट रहे हैं। ट्रंग ने इस फ्रॉड की शुरुआत बहुत छोटे पैमाने पर की, जिसमें वो प्लेयर्स को छोटी मोटी रकम जितवाता था, और इसके पीछे की वजह ये थी कि किसी को उस पर कोई शक ना हो। हालांकि ट्रंग ने अब तक महज 6 फॉल्स शफल ही किए थे, जिसमें उसने हर प्लेयर को $500 से $3000 ही जितवाए थे, मगर इसके बावजूद भी वो कसीनो मैनेजमेंट की नज़रों में आ गया और उसका फ्रॉड पकड़ा गया। पकड़े जाने के बाद कसीनो ट्रंग को नौकरी से निकाल देता है, जिसके बाद सबको ये लगने लगता है कि अब ट्रंग सुधर जाएगा और ये सब कुछ बंद कर देगा। मगर सभी इस बात से बेखबर थे कि ट्रंग कसीनो फ्रॉड के इतिहास में अपना नाम लिखने वाला है। नौकरी जाने के बाद ट्रंग ये फैसला करता है कि अब वो अपनी कार्ड शफलिंग स्किल्स को और बेहतरीन बनाएगा और साथ ही साथ अपने इस फ्रॉड ऑपरेशन को और बढ़ाएगा। उधर कसीनो मैनेजमेंट भी ट्रंग को नौकरी से निकालने के बाद इस फ्रॉड की खबर एफबीआई को दे देता है, क्योंकि उनका मानना था कि एफबीआई को इस मामले में इन्वॉल्व करने के बाद हर तरह के फ्रॉड हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। मगर उनका ये अंदाजा बिल्कुल गलत साबित हुआ। एफबीआई भी इस मामले को हल्के में लेती है और उन्हें लगने लगता है कि ट्रंग की नौकरी से निकाले जाने के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है।
मगर वो इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि ट्रंक महज कसीनो में चोरी ही नहीं कर रहा था, बल्कि वो साथ ही साथ अपने चीटिंग के तरीकों को और बेहतरीन बनाने के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी इकट्ठा कर रहा था। और यही वो वजह थी कि कसीनो में डीलर का काम करने के दौरान उसने कसीनो के ऑपरेशंस और सिक्योरिटी मेजर्स को बहुत बारीकी से समझा, ताकि वो उसकी कमियों का फायदा उठाकर अपनी चीटिंग को और निखार सके। नौकरी जाने के कुछ ही दिनों बाद ट्रंक अब अपनी कार्ड शफलिंग स्किल्स को और बेहतरीन बनाने पर काम करने लगता है और साथ ही साथ अलग अलग कसीनो में काम करने वाले लोगों से दोस्ती बढ़ाने लगता है। इस दोस्ती को बढ़ाने के पीछे की सबसे बड़ी वजह यह थी कि ट्रंक अब अपनी खुद की एक गैंग बनाना चाहता था जो अलग अलग कसीनो में चीटिंग करके जुए में जीत सके। नौकरी जाने के महज 3 महीनों के अंदर ही वो गैंग बनाने में कामयाब हो जाता है, जिसका नाम था ट्रान ऑर्गेनाइजेशन। ट्रंक का प्लान ये था कि वो इस गैंग में अलग अलग कसीनो में काम करने वाले डीलर्स को शामिल करेगा और उन्हें कार्ड्स को फॉल्स शफल करने की कला सिखाएगा। ट्रंक ये बात बहुत अच्छी तरह जानता था कि वो जितने ज्यादा डीलर्स को अपने गैंग में शामिल करेगा, उसके कामयाब होने के चांस उतने ही बढ़ जाएंगे, क्योंकि एक बार ट्रेंड होने के बाद यही डीलर्स कार्ड्स को शफल करेंगे और उसे सिग्नल देंगे और वो लोग गैम्बलिंग करके बेशुमार पैसे कमाएंगे। डीलर्स को गैंग में शामिल करने के दौरान ट्रंक ने 2 कैटेगरी बनाई थी। पहली कैटेगरी में वो डीलर्स थे जो अपनी नौकरी से खुश नहीं थे और दूसरी वो जो अपनी नौकरी के अलावा अलग से पैसे कमाना चाहते थे। और यही वो वजह थी कि कुछ डीलर्स बहुत आसानी से ट्रंक के गैंग में शामिल होने को राजी हो गए, क्योंकि ट्रंक ने उन्हें जीते हुए पैसों में से एक अच्छा हिस्सा देने का भी वादा किया था। इसलिए वो अब ट्रंक को अपना लीडर मानकर उसकी हर बात मानने लगे। अब ट्रंक के पास एक भरोसेमंद और काबिल टीम थी, जिसमें कई डीलर्स से लेकर उसके दोस्त और उसकी बीवी भी शामिल थी, जिसका नाम था वन ट्रान। ट्रंक ने अपनी बीवी को गैंग में इसलिए शामिल किया क्योंकि वो भी पहले कसीनो में काम कर चुकी थी और साथ ही साथ उसकी गैर मौजूदगी में वो गैंग की देखरेख कर सके। ट्रंक की गैंग में अब कुल 15 लोग हो चुके थे, जिन्हें लेकर वो जल्दी कैलिफोर्निया के कैश क्रीक कसीनो पहुंच जाता है और यही वो कसीनो था जहां वो अपनी जिंदगी का पहला कसीनो फ्रॉड अंजाम देने वाला था। कसीनो पहुंचने के बाद ट्रंक सबसे पहले उसके आसपास के एक होटल में अपने और अपनी गैंग के लिए रूम्स बुक कराता है। ऐसे करने की पीछे की वजह ये थी कि वो लोग पहले इस कसीनो के हर पहलू को बहुत बारीकी से समझना चाहते थे और साथ ही साथ उन्हें उस कसीनो में काम करने वाले डीलर्स को भी अपनी तरफ करना था, जिसमें उन्हें कुछ वक्त लगने वाला था। हालांकि ट्रंक के लिए काफ़ी मुश्किल और चैलेंजिंग भी होने वाला था, क्योंकि उन्हें उन डीलर्स को अपनी तरफ करना था जो पहले से इस कसीनो में काम कर रहे थे। और चूंकि कसीनो भी किसी भी डीलर को नौकरी पर रखने से पहले बहुत चौकन्ना रहते थे और उनकी जांच पड़ताल भी करवाते थे, इसलिए भरोसेमंद डीलर्स को ढूंढना बहुत ज़रूरी था जो इस फ्रॉड और चीटिंग के लिए अपनी नौकरी दांव पर लगाने को तैयार हों। इससे निपटने के लिए ट्रंक ने अपनी गैंग में सभी लोगों को अलग अलग काम बांट दिए, जिसमें कुछ लोगों का काम था कि वो कसीनो के डीलर से बातचीत करें और उनसे दोस्ती बढ़ाएं, ताकि उन्हें उनकी ज़रूरतों का पता चल सके, जिसकी बिना पर वो उन्हें अपनी गैंग में शामिल कर सकें। गैंग के दूसरे मेंबर्स को ये काम सौंपा गया कि वो गैंग में शामिल होने वाले डीलर्स को कार्ड्स को फॉल्स शफल करने की ट्रेनिंग दें। ट्रंक सबसे ज़्यादा खास ध्यान इस बात पर दे रहा था कि डीलर्स फॉल्स कार्ड शफलिंग बहुत अच्छी तरह सीख जाएं, ताकि उनका ये ऑपरेशन भी कामयाब हो और किसी को उन पर कोई शक ना हो, क्योंकि डीलर्स को गैंग में शामिल करने का प्रोसेस पूरी तरह भरोसे पर टिका हुआ था। और इसी दौरान एक डीलर को पहचानने में उनसे गलती हो गई। ट्रंक की गैंग के मेंबर ने जब इस डीलर को अपनी गैंग में शामिल होने का ऑफर दिया और साथ ही साथ अपने प्लान के बारे में बताया, तब इस डीलर ने इस बात की खबर FBI को दे दी। और चूंकि ट्रंक और उसकी गैंग के कुछ लोग कसीनो के हाई सिक्योरिटी कैमरों में भी आ गए थे, जिन्हें FBI की पूछताछ में इस डीलर ने पहचान लिया था, और यही वो वजह थी कि इस बार उनका ये पूरा ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही फेल हो गया और वो लोग वहां से भाग गए। इस मामले के बाद ट्रंक और उसकी गैंग ये फैसला करते हैं कि अब वो डीलर्स और कसीनो चुनने के दौरान बहुत चौकन्ना रहेंगे, और इसीलिए अब उनमें ये तय होता है कि वो अमेरिका में चल रहे इंडियन कसीनो को अपना टारगेट बनाएंगे। ये कसीनो अमेरिका के अलग अलग शहरों जैसे मिसिसिपी, कनेक्टिकट, लुइजियाना, इंडियाना, नेवाडा, कैलिफोर्निया और वॉशिंगटन से लेकर कनाडा के ओंटारियो तक फैले हुए थे। हालांकि इन कसीनो में सिक्योरिटी मेजर्स तो टाइट थे, मगर चूंकि ये कसीनो अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस पर काम करते थे, इसलिए इन कसीनो में लास वेगस में चल रहे बड़े कसीनो के मुकाबले कम सिक्योरिटी हुआ करती थी। और यही वो वजह थी कि ट्रंक और उसकी गैंग ने इन कसीनो को अपना निशाना बनाया। ट्रंक सबसे ज़्यादा इस बात पर ध्यान दे रहा था कि इन सभी फ्रॉड्स के दौरान कोई भी चीटिंग पैटर्न ना बने, और यही वो वजह थी कि वो एक कसीनो को लूटने के बाद दूसरे स्टेट चले जाते, ताकि वहां वो दूसरे कसीनो को लूट सकें और किसी को उन पर कोई शक ना हो। अपने किसी भी कसीनो फ्रॉड को अंजाम देने से पहले वो लोग कई दिनों से लेकर कई हफ्तों तक की तैयारी करते, जिसमें वो हर उस कसीनो के आसपास जगह रेंट पर ले लेते जिसे उन्होंने अपना निशाना बनाया हुआ होता। बहरहाल कुछ छोटे मोटे कसीनो को अपना निशाना बनाने के बाद ट्रंक और उसकी गैंग फैसला करते हैं कि इस बार वो एक बड़ा हाथ मारेंगे, और इसलिए वो जिस कसीनो को चुनते हैं उसका नाम था विनस्टार वर्ल्ड कसीनो। ये ओक्लाहोमा का वो कसीनो था जहां बड़ी तादाद में लोग जुआ खेलने और अपनी किस्मत आजमाने आते थे।
क्योंकि ट्रंक पहले एक डीलर की वजह से धोखा खा चुका था, इसलिए इस बार वो और उसकी गैंग कार्ड डीलर्स को चुनने में बहुत चौकन्ना थे। इस बार वो लोग धीरे धीरे कार्ड डीलर्स और कसिनो सुपरवाइजर से दोस्ती बढ़ाते हैं और उन्हें अपने प्लान में शामिल करने के लिए हर जीत पर एक बड़ा हिस्सा ऑफर करते हैं। उनकी किस्मत इस बार काम कर गई और इस बार कसिनो के कार्ड डीलर्स और सुपरवाइजर्स को अपनी तरफ करने में कामयाब हो गए। इसी दौरान ट्रंक ने एक बात नोटिस की कि उनकी ये फॉल्स शफल वाली ट्रिक मिनी बैकरैट गेम के साथ बहुत अच्छा काम करेगी। मिनी बैकरैट कसिनो गेम्स का वो फॉर्मेट है जिसमें प्लेयर्स को कार्ड्स बांटने के दौरान एक शीट दी जाती है जिसमें वो कार्ड्स के नंबर्स को लिख सकें या उसका रिकॉर्ड रख सकें। प्लेयर्स ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो इसमें एक पैटर्न ढूंढ सकें कि कौन सा कार्ड कब और कितनी बार आ रहा है, और इसी पैटर्न की बिना पर वो अपनी बैट लगाते हैं। क्योंकि ट्रंक और उसकी गैंग ने कार्ड डीलर्स को पहले ही अपनी तरफ कर लिया था, इसलिए अब वो लोग अलग अलग हर टेबल पर मिनी बैकरैट गेम खेलने लगे, जिसमें वो कार्ड्स के नंबर्स को नोट करते और बाकी मदद वो कार्ड डीलर्स फॉल्स शफल करके कर देते, जिसकी वजह से उन्हें ये पता चल जाता कि अगला कार्ड कौन सा आने वाला है और वो अपनी बेट लगा देते। ट्रंक ने अपनी पूरी गैंग को 3 हिस्सों में बांट दिया था और अब वो सभी बारी बारी अलग अलग टेबल्स पर मिनी बैकरैट गेम खेलने लगे। उनकी पूरी गैंग इस चीटिंग के तरीके में इतनी माहिर हो चुकी थी कि अब वो हर राउंड में $2000 तक जीतने लगे, और ये उनके लिए एक बहुत कामयाब फ्रॉड साबित हुआ, जिसमें उन्होंने कुल $18,000 तक जीते। इस पहली बड़ी कामयाबी के बाद उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया और अब उन्हें अपने चीटिंग के तरीकों पर और ज़्यादा कॉन्फिडेंस और यकीन हो गया। वो अब एक ऐसी गैंग बन चुकी थी जिसके हाथ की सफाई और प्लानिंग को पकड़ना अब लगभग नामुमकिन हो चुका था, और यही वो वजह थी कि कसिनो के हाई सिक्योरिटी कैमरों और ट्रेन्ड स्टाफ भी उन्हें पकड़ नहीं पा रहे थे। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि वो ऐसी कौन सी वजह थी कि ये पूरा गैंग अपनी इस चीटिंग को इतनी सफाई से अंजाम दे पा रहा था, और इसके पीछे की वजह थे वो कार्ड डीलर्स जिन्हें ये लोग कार्ड शफल करने की ट्रेनिंग देते थे। आपको बताता चलूं कि ये कार्ड डीलर्स कार्ड शफल करते करते अपनी कला में इतने माहिर हो चुके होते हैं कि अगर वो किसी शफल को गलत और अलग तरीके से भी करें तो ये देखने में बिल्कुल नेचुरल लगता है, और किसी भी अनट्रेन्ड और यहाँ तक कि एक्सपीरियंस स्टाफ के लिए भी इसे पकड़ना नामुमकिन है। वो कार्ड्स को इतनी सफाई से शफल करते हैं कि अगर किसी को ये शक भी हो जाए कि कुछ चीटिंग हुई है तो वो ये नहीं बता पाएगा कि चीटिंग हुई कैसे। अपनी इसी कला में महारत और बढ़ते हुए कॉन्फिडेंस के साथ ट्रंक ये फैसला करता है कि वो अमेरिका से लेकर कनाडा तक के कसिनो को अपना निशाना बनाएगा। अब तक ट्रंक के गैंग में लगभग 25 लोग हो चुके थे, और वो इस बार गैंग को अलग अलग हिस्सों में बांटकर उन्हें अलग अलग शहरों में जाने के लिए कहता है। गैंग के कुछ लोग कैलिफोर्निया में ही रुक गए, कुछ वेस्ट कोस्ट चले गए तो कुछ कनाडा के लिए निकल गए। उनका प्लान था कि ज़्यादा से ज़्यादा उन कसिनो को निशाना बनाया जाए जहां शक होने की उम्मीद बहुत कम हो, और जैसे ही कसिनो स्टाफ को उन पर शक हो वो वहां से निकल जाए। और उनके इस प्लान ने बहुत बेहतरीन काम भी किया। कसिनो को इस दौरान इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होता कि उनके साथ चीटिंग हो रही है, और अगर उन्हें इस बात की भनक भी लगती तो वो ये नहीं समझ पाते कि आखिर हो कैसे रहा है। हर बार उनका यही प्लान होता कि किसी भी नए कसिनो पहुंचने के बाद वो वहां कुछ वक्त गुजारते, वहां के कार्ड डीलर्स से दोस्ती करते और उन्हें अपनी तरफ कर लेते, जिसके बाद वो कार्ड डीलर्स फॉल्स शफलिंग चीटिंग करके उन्हें जिता देते। सन 2005 आते आते ट्रंक का ये फ्रॉड ऑपरेशन अपनी ऊंचाइयों पर पहुंच चुका था, क्योंकि अब तक इस गैंग में कुल 40 लोग हो चुके थे, और इस बार वो लोग कनेक्टिकट के फॉक्सवुड्स कसिनो पहुंचते हैं। ये कसिनो दुनिया के सबसे बड़े कसिनो में से एक था, और इतनी बड़ी गैंग होने का ये फ़ायदा हुआ कि वो सभी लोग अलग अलग ग्रुप्स में इस कसिनो में गैम्बलिंग कर रहे थे, जहां वो हर 10 मिनट में $50,000 जीत रहे थे। ये साल ट्रंक और उसके गैंग के लिए एक बेहतरीन साल साबित हुआ, और अब उनके चीटिंग के तरीके पूरी तरह से फूल प्रूफ थे और उनके लिए बेहतरीन काम कर रहे थे, जिसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई था। मगर वो कहते हैं ना कि बढ़ती कामयाबी के साथ लालच भी बढ़ता चला जाता है, और यही ट्रंक और उसके गैंग के साथ भी हुआ। ट्रंक अब फैसला करता है कि अब वो और बड़ी गैम्बलिंग करेगा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जीत सके, और यही वो वजह थी कि उनका पूरा गैंग मिनी बैकरेट छोड़कर सीधे ब्लैक जैक खेलने का फैसला करता है। हालांकि ब्लैक जैक खेलने के बाद वो अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी रकम जीतने वाले थे, मगर साथ ही साथ उनकी ज़िंदगी भी बदलने वाली थी। ब्लैक जैक वो गेम होता है जहां प्लेयर्स को जीतने के लिए कार्ड डीलर को हराना होता है, और इसके लिए उनके कार्ड्स का टोटल 21 होना चाहिए। शुरुआत में कार्ड्स बांटने के बाद अगर प्लेयर को लगता है कि वो 21 नंबर के करीब है तो वो एक और कार्ड ले सकता है, और प्लेयर्स की टर्न पूरी होने के बाद कार्ड डीलर कसिनो के रूल्स के मुताबिक खेलना शुरू करता है, जिसमें उन्हें 17 या उससे ज़्यादा नंबर्स तक हिट करना होता है। और अगर ये टोटल 21 से ऊपर निकल जाता है तो डीलर हार जाता है और सामने बैठा प्लेयर जीत जाता है। और अगर प्लेयर 21 नंबर के टोटल से नीचे है और डीलर 17 नंबर या उसके ऊपर है तो डीलर जीत जाता है। हालांकि ये था तो बहुत सिंपल, मगर ब्लैक जैक में चीटिंग करना इतना आसान नहीं था,
क्योंकि ज़्यादातर कसीनो ब्लैकजैक में चीटिंग करने के तरीकों के बारे में जानते थे। इसलिए इस गेम में कार्ड्स के नंबर्स को किसी भी शीट पर नोट करना अलाउड नहीं था, जबकि मिनी बैकरेट में ये करना अलाउड था। अब ट्रंग और उसकी गैंग के सामने ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि मिनी बैकरेट में वो इसी रूल और फॉल्स शफल का फ़ायदा उठाकर चीटिंग कर रहे थे और जीत रहे थे, जो ब्लैक जैक में मुमकिन नहीं था। और इससे निपटने के लिए वो नई प्लानिंग करने लगते हैं। अब उन्हें एक ऐसे तरीके निकालने की ज़रूरत थी जिससे वो ब्लैक जैक टेबल पर भी बहुत सफाई से चीटिंग को अंजाम दे सकें। और तब वो फैसला करते हैं कि इस बार वो लोग हाई-टेक गैजेट्स का इस्तेमाल करेंगे। इन हाई-टेक गैजेट्स को इस्तेमाल करना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा रिस्क था, क्योंकि उन्हें इस बात का खास ख्याल रखना था कि ये गैजेट्स किसी की नज़र में ना आए और इन्हें इतनी सफाई से इस्तेमाल किया जाए कि किसी को उन पर कोई शक ना हो। हालांकि उनमें ये तो तय हो गया था कि वो हाईटेक गैजेट्स का इस्तेमाल करेंगे, मगर सबसे ज़रूरी समझने वाली चीज़ थी वो तरीका जिसका इस्तेमाल वो इन गैजेट्स को यूज़ करने में करने वाले थे। और ये तरीका इतना अनोखा और हैरत अंगेज था कि कसीनो वाले भी ना इसके बारे में सोच पाए और ना ही समझ पाए। उनके प्लान के मुताबिक उनमें ये तय होता है कि एक शख्स टेबल के पास खड़े होकर इस बात पर नज़र रखेगा कि कार्ड्स की गड्डी को किस ऑर्डर में शफल किया जा रहा है, और इस नज़र रखने वाले शख्स को ट्रैकर के नाम से बुलाया जाएगा। ये ट्रैकर इस ऑर्डर के बारे में छुपे हुए माइक्रोफोन में बोलेगा, जो उसकी शर्ट के कॉलर में छुपा हुआ होगा, क्योंकि इस ऑर्डर को बोलने के दौरान वो ट्रैकर अपने मुंह में सिगरेट लगाया होगा, जिससे ये समझ नहीं आएगा कि वो बोल रहा है या नहीं। और इसी दौरान वो इस पूरे ऑर्डर के बारे में बाहर गाड़ी में बैठे एक शख्स को बताएगा, जिसके पास एक स्पेशल कंप्यूटर होगा जिसमें कोड ब्रेकर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा। इस ऑर्डर को उस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में डालते ही वो इस ऑर्डर को रीड करने लगेगा और एक सही ऑर्डर निकाल कर देगा, जिसके बाद बाहर बैठा शख्स इस ऑर्डर के बारे में माइक्रोफोन के जरिए ट्रैकर को बता देगा। सही ऑर्डर का पता चलते ही ट्रैकर टेबल पर बैठे अपने गैंग के मेंबर को तब सिग्नल देगा जब फॉल्स शफल के बाद सही ऑर्डर आएगा, ताकि वो बेट लगाना शुरू करें। उनके बीच जो सिग्नल तय हुआ था वो ये था कि अगर ट्रैकर 2 उंगलियों से सिगरेट पिएगा तो प्लेयर को बेट लगानी है, और अगर वो सिगरेट 3 उंगलियों से पिएगा तो इसका मतलब है कि वो अपनी रकम को 2 गुना कर दे। अपने इस अद्भुत और अनोखे चीटिंग के तरीके का इस्तेमाल करके ट्रंग और उसकी गैंग ने सन 2005 में अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ जीता, जिसमें जीती जाने वाली रकम थी $6,80,000, यानी 7 करोड़ 20 लाख रुपए। और ये रकम जीतने में उन्हें महज 90 मिनट लगे। जिस कसीनो में उन्होंने ये जुआ जीता उस कसीनो का नाम था रिजॉर्ट्स शिकागो, और यहाँ भी कार्ड डीलर्स ने अपने हाथों की सफाई का इस्तेमाल करके एक बेहतरीन कार्ड फॉल्स शफल किया, जिसकी वजह से ट्रंग और उसकी गैंग ये जुआ जीतने में कामयाब हो गए। इस कहानी में अब तक आप सभी को यही लग रहा होगा कि क्या ट्रंग और उसकी गैंग हमेशा जीत ही रहे थे, मगर ऐसा नहीं था। कई मौक़ों पर ट्रंग और उसकी गैंग को हार का सामना भी करना पड़ा, मगर ये उनकी स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा था, और वो कभी कभार जानबूझकर इसलिए हारते थे ताकि किसी को उन पर कोई शक ना हो, और हारी जाने वाली रकम भी ज़्यादा बड़ी नहीं होती थी। इस बड़ी जीत से पहले भी उनकी गैंग के ज़्यादातर मेंबर्स $1000 जीतने के बाद टेबल से उठ जाते थे। ऐसा करने के पीछे की 2 वजहें थीं। पहली ये कि वो IRS की नज़र में ना आए, जो पूरे अमेरिका में टैक्स कलेक्शन को कंट्रोल और रेगुलेट करती थी, या यूं कहें कि जो काम इंडिया में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करता है। और दूसरी वजह ये थी कि एक अकेला प्लेयर होने के नाते अपनी जीत की रकम को इतना छोटा रखा जाए जिससे सबको ये लगे कि वो छोटे मोटे गैम्बलर हैं, और किसी को ये शक ना हो कि वो एक पूरी गैंग है जो एक बहुत ही अनोखे और शातिर स्कैम को अंजाम दे रहे हैं। बहरहाल इस बड़ी जीत के बाद ट्रंग और उसकी गैंग के लिए बेशुमार दौलत के रास्ते खुल गए, जिसके बाद वो एक आलीशान जिंदगी जीने की शुरुआत करते हैं। अब वो अपने लिए महंगे कपड़े, महंगी ज्वेलरी खरीदने लगे, और साथ ही साथ उन लोगों ने सैन डिएगो में 2 आलीशान घर खरीदे और वियतनाम में भी कई प्रॉपर्टीज़ में पैसे इन्वेस्ट किए। क्योंकि ट्रंक और कार्स का बहुत शौक था, इसलिए उसने अपने लिए एक पोर्श 911 कार भी खरीदी। इस जीत ने ट्रंक और उसकी गैंग के कॉन्फिडेंस को एक अलग लेवल पर ले जाकर खड़ा कर दिया, और अब उन्हें ये लगने लगा कि वो कभी पकड़े नहीं जाएंगे। उधर कसीनो को भी ये शक होने लगा कि उनके साथ कुछ चीटिंग तो हो रही है, मगर वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि चीटिंग हो कैसे रही है। और इसी कश्मकश में कुछ कसीनोज इस बात की खबर FBI और दूसरी कुछ फेडरल एजेंसियों को दे देते हैं। कसीनो किसी भी कीमत पर इस सवाल के जवाब ढूंढना चाहते थे कि वो लगातार हज़ारों डॉलर्स क्यों हार रहे हैं, और उनका ये शक तब और बढ़ता चला गया जब उन्हें ये पता चला कि ये फ्रॉड साउदर्न कैलिफोर्निया से लेकर कनाडा तक हो रहे हैं। क्योंकि उनके पास ट्रान ऑर्गेनाइजेशन या किसी के भी खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं था, इसलिए वो लोग FBI और दूसरी फेडरल एजेंसियों की तरफ से किसी सबूत के मिलने का इंतजार करने लगते हैं। उधर FBI भी लगातार मिल रही कंप्लेंट्स की वजह से इस केस की छानबीन शुरू कर देती है,
एफबीआई को ये तो समझ आ गया था कि ये किसी अकेले शख्स का काम नहीं है और इस फ्रॉड को अंजाम देने में एक पूरी गैंग का हाथ है। इसलिए वो फैसला करते हैं कि वो कसीनो के सीसीटीवी फुटेजेस को बहुत बारीकी से चेक करेंगे, जहां वो खासकर ग्रुप में आने जाने वाले लोगों पर अंदर जाने से लेकर बाहर आने तक नजर रखेंगे। इसी छानबीन और पूछताछ के दौरान एफबीआई के हाथ वो पहली कामयाबी लगती है जो पूरे अमेरिका के सबसे बड़े कसीनो फ्रॉड का खुलासा करने वाली थी। इस बार एफबीआई के हाथ कुछ कार्ड डीलर्स लगते हैं जो ट्रान ऑर्गेनाइजेशन यानी ट्रंग और उसकी गैंग के साथ काम करते थे, और यही कार्ड डीलर्स एफबीआई को इन फ्रॉड्स की वो डिटेल्स बताते हैं जिसे सुनकर एफबीआई के पैरों तले जमीन सरक जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इन कार्ड डीलर्स ने ट्रंग को धोखा क्यों दिया और एफबीआई को इस पूरे फ्रॉड ऑपरेशन की डिटेल्स क्यों बताईं। तो इसका जवाब है ट्रंग की बढ़ती हुई लालच। अपनी इसी लालच के चलते ट्रंग अब कार्ड डीलर्स को दिया जाने वाला हिस्सा कम करने लगा, जिसका साफ मतलब था कि अब वो कार्ड डीलर्स को फ्रॉड में जीती रकम से उतना हिस्सा नहीं दे रहा था जितना उसने वादा किया था। वो अब जीती हुई रकम से ज़्यादा हिस्सा खुद रखने लगा, जिसकी वजह से ज़्यादातर कार्ड डीलर्स उससे नाखुश रहने लगे और मौका मिलते ही उन्होंने ट्रंग के इस पूरे ऑपरेशन को खतरे में डाल दिया। एफबीआई का साथ देने का सबसे बड़ा फायदा उन डीलर्स को ये मिला कि अब ट्रंग का साथ देने के लिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, और चूंकि वो अपनी नौकरी दांव पर लगाकर ट्रंग का साथ दे रहे थे मगर बदले में उन्हें उतने पैसे नहीं मिल रहे थे, और इसी बात का बदला उन्होंने एफबीआई का साथ देकर ट्रंग से ले लिया था। कार्ड डीलर्स की मदद से एफबीआई के हाथ वो इन्फॉर्मेशन और सबूत लग चुके थे जिसकी उन्हें ज़रूरत थी और जिसकी मदद से वो इस गैंग को पकड़ सकते थे। अब एफबीआई को ये तो पता चल चुका था कि इस पूरे फ्रॉड के पीछे ट्रान ऑर्गेनाइजेशन का हाथ है, और इसीलिए वो इस पूरी गैंग को पकड़ने के लिए एक ऑपरेशन शुरू करते हैं जिसका नाम उन्होंने ऑपरेशन ट्रान रखा। इस ऑपरेशन को एक नाम देने के पीछे की वजह ये थी कि वो सभी इस केस पर सिस्टमैटिकली काम कर पाएं और सबूत इकट्ठा कर पाएं, ताकि वो ट्रंग और उसकी गैंग के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग केस बना सकें। इस ऑपरेशन के चलते एफबीआई ट्रंग और उसकी गैंग पर बहुत बारीकी से नज़र रखना शुरू कर देती है, और जून 2006 आते आते अब एफबीआई के पास उनके खिलाफ काफ़ी सबूत इकट्ठा हो चुके थे। मगर चूंकि वो उन्हें रंगे हाथों पकड़ना चाहते थे, इसलिए वो सीसीटीवी फुटेज का इंतजार करने लगते हैं जिसमें वो फ्रॉड करते हुए दिखाई दें। इस सीसीटीवी फुटेज से उनका केस और मजबूत हो जाता और वो इस पूरी गैंग को और आसानी से सलाखों के पीछे भेज सकते थे। अपने इस ऑपरेशन और सबूतों को और पुख्ता करने के लिए एफबीआई एक और चाल चलती है। इस बार एफबीआई फैसला करती है कि वो ट्रंग पर एक स्टिंग ऑपरेशन करेंगे, और इस स्टिंग ऑपरेशन के तहत एफबीआई के 2 ऑफिसर्स कार्ड डीलर बनकर ट्रंग से मिलते हैं। इस मीटिंग में वो ट्रंग से कहते हैं कि वो उसके साथ काम करना चाहते हैं क्योंकि वो कसीनो में मिलने वाली सैलरी से खुश नहीं है। ट्रंग को भी उनकी बातों से यकीन हो जाता है कि वो सचमुच उसके साथ काम करना चाहते हैं, और फिर वो अपने फ्रॉड ऑपरेशंस की वो डिटेल्स उन्हें बताना शुरू करता है जिसका वो इंतजार कर रहे थे। ट्रंग दोनों एफबीआई एजेंट्स को बताता है कि कसीनो में उसे सिर्फ 2 लोगों की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें से एक को बस सिगरेट पीनी होती है, और सिगरेट से वो कैसे अपनी गैंग के प्लेयर्स को सिग्नल देता है। वो अपने प्लान का दिखावा करते हुए एफबीआई ऑफिसर से ये भी कहता है कि उसका चीटिंग करने का तरीका इतना बेहतरीन है जिसकी वजह से उसने कई कसीनों से लाखों डॉलर्स कमाए हैं, मगर वो इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि उसकी हर बात वीडियो टेप में रिकॉर्ड हो रही है, और सामने बैठे दोनों शख्स कार्ड डीलर्स नहीं बल्कि एफबीआई एजेंट्स हैं। अब एफबीआई के हाथ इस इन्वेस्टिगेशन का सबसे बड़ा सबूत लग चुका था जिसकी बिना पर वो ट्रंग को गिरफ्तार कर सकते थे, मगर चूंकि वो पूरी गैंग को पकड़ना चाहते थे इसलिए वो कुछ दिन और इंतजार करने का फैसला करते हैं। इस स्टिंग ऑपरेशन के महज 4 दिन बाद ही एफबीआई को एक और खबर मिलती है जिसमें उन्हें ये पता चलता है कि ट्रंग के गैंग मेंबर्स सिविन कसीनो जाने वाले हैं अपने एक और कसीनो फ्रॉड को अंजाम देने के लिए। ये वही कसीनो था जहां से ट्रंग को निकाला गया था और जहां से इस पूरे फ्रॉड ऑपरेशंस की शुरुआत हुई थी। इस खबर के बाद एफबीआई गैंग मेंबर्स पर नज़र रखना शुरू करती है और उनकी हर मूवमेंट को ट्रैक करना शुरू करती है, जिसमें वो उनके बैंक रिकॉर्ड्स की छानबीन से लेकर उनके कसीनो के अंदर जाने से लेकर बाहर आने तक हर वीडियो टेप्स की छानबीन करती है। इस छानबीन के दौरान एफबीआई ऑफिसर्स ने कुछ कसीनों से तो यहाँ तक कहा कि उन्हें इस गैंग को गैम्बलिंग में जीतने देना होगा। इसका साफ मतलब था कि एफबीआई के प्लान को अंजाम देने के लिए कसीनो जानबूझकर इस गैंग से हारेंगे ताकि एफबीआई इनके गैंग के खिलाफ और पुख्ता सबूत इकट्ठा कर सके। उधर ट्रंग का गैंग लगातार अपने इस कसीनो फ्रॉड को अंजाम दे रहा था, मगर वो इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि एफबीआई लगातार उन पर नज़र रखे हुए हैं। एफबीआई उनके खिलाफ इसीलिए इतने ज़्यादा सबूत इकट्ठा कर रही थी ताकि जब वो पकड़े जाएं तो उनके खिलाफ हर सबूत इतना मजबूत हो जिससे वो इनकार ना कर पाएं। इसी दौरान एफबीआई के हाथ इस पूरी इन्वेस्टिगेशन का आखिरी सबूत लगा, और ये सबूत उन्हें विली ट्रैन से मिला जो इस पूरे गैंग का सबसे बेस्ट ट्रैकर था। ये सबूत एफबीआई को कसीनो की लाइव फुटेज से मिला जिसमें विली महज 20 मिनट के अंदर ही कसीनो से $100,000 जीतकर बाहर निकल जाता है। हालांकि इस जीत के बाद गैंग के मेंबर्स कसीनो के अंदर जश्न मनाने लगते हैं, मगर वो इस बात से बेखबर थे कि ये उनकी आखिरी जीत है और उन सब की जिंदगियां बदलने वाली हैं।
इस लाइव फुटेज में एफबीआई के हाथ वो पूरा चीटिंग का तरीका लग गया जिसकी वजह से ट्रंग और उसकी गैंग कसीनो में फ्रॉड्स को अंजाम देते थे। और ये देखते ही एफबीआई ऑफिसर्स उस टेबल पर पहुंचते हैं और गैंग के सभी मेंबर्स को गिरफ्तार कर लेते हैं। आखिरकार सन 2007 में एफबीआई ट्रंग के साथ साथ गैंग के बाकी 46 मेंबर्स को गिरफ्तार कर उन पर कसीनो फ्रॉड, चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करती है। 5 सालों तक चले इस फ्रॉड ऑपरेशन में ट्रंग और उसके गैंग ने $7 मिलियन कमाए, मगर गैंग के हर मेंबर के गिरफ्तार होने के बाद ये गैंग पूरी तरह बिखर गया। गिरफ्तारी के बाद गैंग के हर मेंबर पर गबन, चोरी, धोखाधड़ी से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग तक के चार्जेस लगे। एफबीआई ने अपनी चार्जशीट में ये भी लिखा कि इन सभी गैंग मेंबर्स ने पूरे अमेरिका से लेकर कनाडा तक 29 कसीनो को लूटा और साथ ही साथ 3 मेंबर्स पर टैक्स चोरी करने का आरोप भी लगाया, जिसे उन्होंने बाद में कबूल लिया। ट्रायल के दौरान कोर्ट ने ट्रंग को 5 साल 10 महीने की सज़ा सुनाई और साथ ही साथ $8.5 मिलियन का जुर्माना भी लगाया। इसी दौरान ट्रंग को अपनी कई कीमती चीज़ें जैसे सैन डिएगो और वियतनाम की प्रॉपर्टीज़ और साथ ही साथ अपनी पॉर्श कार, महंगी घड़ियां और ज्वेलरी भी सरेंडर करनी पड़ी, जिसमें रोलेक्स भी शामिल थी। ट्रंग के साथ साथ उसके सबसे करीबी पार्टनर याकम ट्रैन और उसकी बीवी वैन ट्रैन को भी 3 साल की सज़ा सुनाई जाती है और उन पर भी $5.7 मिलियन का जुर्माना और साथ ही साथ सभी कीमती चीज़ों को सरेंडर करने का ऑर्डर दिया जाता है। इस सब के बावजूद भी लोगों का कहना था कि ट्रंग के पास और कई मिलियन डॉलर्स हैं जो उसने छुपा कर रखे हैं और जेल से निकलने के बाद वो पैसे उसका इंतज़ार कर रहे होंगे। और ये एक पॉसिबिलिटी भी थी क्योंकि $7 मिलियन तो वो रकम थी जिसके बारे में एफबीआई पता लगा पाई थी और ऐसा बहुत कुछ था जो शायद अभी सामने नहीं आया था। कसीनो के इतिहास में ये पहली बार हुआ था कि कोई गैंग 5 सालों तक कसीनो के साथ फ्रॉड करता रहा और उन्हें इस बारे में पता न चला हो, क्योंकि ज़्यादातर फ्रॉडस्टर्स महज कुछ महीनों के अंदर ही पकड़े गए। इस गैंग के पकड़े जाने की सबसे बड़ी वजह बनी ट्रंग का लालच, जिसके चलते उसने कार्ड डीलर्स का हिस्सा कम कर दिया और इसी वजह से वो एफबीआई के साथ मिल गए और इस ऑपरेशन की सारी इन्फॉर्मेशन लीक कर दी। इसके बाद कसीनो ने किसी भी तरह के फॉल्स शफल कार्ड्स के फ्रॉड को रोकने के लिए कई कदम उठाए, जिसमें उन्होंने कार्ड डीलर्स की जगह मशीनें इंस्टॉल करना शुरू कर दी जो कार्ड शफल करने का काम करेंगी। इसी के साथ साथ हर कसीनो ने अपने यहाँ हर चप्पे चप्पे पर और कैमरे इंस्टॉल किए ताकि वो हर टेबल और कसीनो में घुसने से लेकर बाहर जाने वाले हर शख्स पर नज़र रख सकें। कसीनो ने जो कैमरे अपने यहाँ इंस्टॉल किए वो कोई मामूली कैमरे नहीं थे, बल्कि सभी कैमरे पैन टिल्ट जूम टेक्नोलॉजी और हाई डेफिनेशन रिकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी से लैस थे, जिसकी वजह से वो कैमरे को जूम करके ये देख सकते थे कि टेबल पर क्या हो रहा है और उसे हाई डेफिनेशन कैमरे से रिकॉर्ड कर सकते थे ताकि वो कसीनो में होने वाली चीटिंग और फ्रॉड्स को रोक सकें। कसीनो की दुनिया में एक मशहूर कहावत है कि चाहे कोई भी खेले मगर जीतता हमेशा कसीनो ही है, और ट्रंग के केस में भी ये कहावत बिल्कुल सही साबित हुई, क्योंकि इतने बड़े फ्रॉड ऑपरेशन चलाने के बाद भी उसका घर, गाड़ी, कीमती सामान और पैसे सब उसके हाथ से चला गया और वो खाली हाथ रह गया। ये थी कहानी अमेरिका के उस गैंग की जिसने 5 सालों तक पूरे अमेरिका के 29 कसीनो को लूटा, मगर इस गैंग के मास्टरमाइंड के लालच की वजह से पकड़ा गया। हालांकि वो पकड़े जरूर गए, मगर उन्होंने वो कर दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर पाया और कसीनो फ्रॉड्स के इतिहास में अपना नाम हमेशा हमेशा के लिए दर्ज करा गया। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। ये तो सिर्फ शुरुआत है, असली कहानियाँ अभी बाकी हैं। ऐसे ही अनोखे किस्से चाहते हो तो द यूनिक को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।